तो देखिए आज के क्लास में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी। यहां एन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी। पहले तो आप ये सीखिए कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को अगर हम लोग किसी फ्लूइड में डालते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करता है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करता है। उस अपथ्रस्ट को आप बॉयंसी के नाम से जानते हैं। पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये बॉयंसी एग्जिस्ट कैसे करता है। तो चलो आप देखो जरा इस फिगर को। मान लीजिए ये आपके पास एक बीकर है जिसमें यहां तक लिक्विड भरा है। आप इसमें किसी एक बॉडी को ले लिए, ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। अब देखो हम जो तुमसे पूछेंगे उसका आंसर देना। इस बॉडी के ऊपर लिक्विड का इतना लेवल है तो ये एक प्रेशर लगा रहा है P1, और यहां पे अगर तुम बात करोगे तो इतना सारा लिक्विड है तो क्या नीचे से इस पे प्रेशर लगेगा P2। तुम्हारे हिसाब से इस बॉडी पे जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर P1 है H1 हाइट के कारण प्लस एटमॉस्फेयर, और जो नीचे वाले लेवल पे लगने वाला प्रेशर P2 है H2 हाइट के कारण प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? P2 बड़ा होगा। बिल्कुल सही। ये जो हम लोगों का P2 है वो ग्रेटर देन P1 है। जब हमारा P2 ग्रेटर देन P1 है तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ एक नेट प्रेशर, ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स काम करेगा जिसको आप कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी को, जैसे यही पेन है हम इसको है ना पानी में फेंक दिए, तो पानी में जब ये जाएगा तो कोई भी, देखो कोई भी शेप सोचना, कोई भी शेप अगर डूबेगा तो ऊपर और नीचे वाले लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जिसमें लेवल नीचे वाले का जो फोर्स है वो ज्यादा, ऊपर वाले का कम होगा। तो इसी की वजह से उस पे एक अपथ्रस्ट काम करते रहता, प्रेशर का डिफरेंस की वजह से एक अपथ्रस्ट काम करते रहता है, दैट इज बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। बोले सर आप पेन ऐसे पकड़े तब नहीं, ऐसे गिर गया तो, ऐसे गिर गया तो सर, तो भी ऊपर वाला लेवल और नीचे वाले लेवल में तुमको डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा, कुछ ना कुछ है। तो उसकी वजह से नीचे से जो लगने वाला प्रेशर है वो हमेशा ऊपर से लगने वाले प्रेशर से बड़ा होता है, और उसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये बॉडी एक नेट अपवर्ड फोर्स फील करता है जिसको आप अपथ्रस्ट कहते हैं। इस अपथ्रस्ट को आप फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, इस अपथ्रस्ट को आप फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, इस अपथ्रस्ट को नॉन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी, नॉन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या किसी को कोई दिक्कत कि ये फोर्स ऑफ बॉयंसी क्यों एग्जिस्ट करता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस फोर्स ऑफ बॉयंसी को मेजर करने के लिए आपके पास आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या आप बता पाएंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? कोई भी बॉडी अगर आप उसको किसी फ्लूइड में रखते हैं, कोई भी बॉडी जिसको आप फ्लूइड में रखते हैं उस पे लगता है एक फोर्स ऑफ बॉयंसी, और ये जो बॉडी पे लगने वाला फोर्स ऑफ बॉयंसी है दैट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय बॉडी। बॉडी को जब आप किसी भी लिक्विड में डुबाइएगा या फ्लूइड में डुबाइएगा तो वो कुछ ना कुछ लिक्विड को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, कुछ ना कुछ लिक्विड को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। दैट वेट ऑफ बॉडी विच इज डिस्प्लेस्ड बाय, सॉरी, दैट वेट ऑफ लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। वो हमेशा फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होता है, वो हमेशा फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होता है।
क्या मेरी बात समझ में आई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर। फिर से यस सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुमको ये बताता है कि जितना भी बॉडी आप लिक्विड या फ्लूइड में डुबाते हैं, वो जितना लिक्विड अपने जगह से डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड के वेट के बराबर इस बॉडी पे अपथ्रस्ट काम करता है, बॉयंसी काम करता है। जनरल भाषा में बोलो, दैट फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय बॉडी। ठीक है, तो देखिए भाई, इसको नोट करने का आप जगह बना दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप जगह में नोट कर लीजिएगा। हम ये प्रिंसिपल लिखा रहे हैं, फिर इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डैश देके लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the force of buoyancy, according to this principle, the force of buoyancy acting on any body will be equals to the force of buoyancy acting on any body will be equals to weight of displaced liquid, weight of displaced liquid by that body will be equals to weight of displaced liquid by that body. So ध्यान से देखो, force of buoyancy will be equals to weight of liquid displaced by body, weight of liquid displaced by body। बहुत आराम से समझना। मान लो जैसे ये पानी का सरफेस है और इस पे आप एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिए हैं या फिर कोई भी बॉडी डाल दी। अब इस बॉडी का कुछ हिस्सा पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है। हम यहाँ दो वॉल्यूम पे बात करना चाहते हैं, एक्चुअली हम आपको दोनों का डिफरेंस बताना चाहते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। एक है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एक है बॉडी का पूरा वॉल्यूम, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यस सर। देखो यस सर। ये वाला पोर्शन है जो लिक्विड के अंदर है और बाकी व्हाइट वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा है, वो पूरे बॉडी का वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा हमको ये सोच के बताइए कि बॉयंसी किस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, रेड वाला या व्हाइट वाला? रेड वाला। रेड वाले के ऊपर है ना हमारा बॉयंसी डिपेंड करेगा, जबकि बॉडी का पूरा मास, बॉडी का मास किस पे डिपेंड करेगा? व्हाइट वाले पे, पूरे वॉल्यूम के ऊपर। तो आप देखिए एक फिगर और बताइए। मान लीजिए मेरा हाथ लिक्विड का सरफेस है और ये मार्कर जो है वो पानी के अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर जा रहा है। अभी इस पे एक बॉयंसी लगा, देख रहे हो ना कितना पोर्शन अंदर है, ध्यान से देख लो। अभी इस पे एक बॉयंसी लगा, हम थोड़ा और डुबा दिए, बॉयंसी और लगा, हम थोड़ा और डुबा दिए, बॉयंसी लगा, फिर उसके बाद हम पूरा डुबा दिए, अब उसको अंदर ले जा रहे हैं। बताओ यहां से लेके देखो देखो धीरे 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 अंदर जा रहा, 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 उसके बाद नीचे मूव कर रहा है। बताओ किस केस में बॉयंसी, इस पूरे केस में बॉयंसी फोर्स कैसे वैरी करेगा? जैसे अंदर जाएगा वैसे बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा और उसके बाद सरफेस में कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड।
यही लास्ट सुनना था। जैसे जैसे पोर्शन हमारा लिक्विड के अंदर जा रहा है, बुआयंसी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर का पोर्शन ऑफ वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, बुआयंसी इज मैक्सिमम। एक बार बॉडी अगर पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है, देन बुआयंसी इज सपोज्ड टू बी मैक्सिमम। उसके बाद उसका वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता। तो दिस इज वेरी वेरी गुड आंसर जो आप लोग दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और भी इसमें ऐड करते जाते हैं, केयरफुल रहना, हर चीज को अच्छे से समझना। So, force of buoyancy is equals to mass of displaced liquid into acceleration due to gravity, mg। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, force of buoyancy is equals to volume of liquid displaced into density of liquid into g। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, force of buoyancy is equals to volume of body inside liquid into density of liquid into g। समझ में आ रहा है? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, वेट लिखना था ना आपको। मास के लिए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम लिक्विड का कितना डिस्प्लेस्ड होगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर जाएगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो। आइए देखिए और आगे। फोर्स ऑफ बॉयंसी इज ऑल्सो इक्वल्स टू apparent loss in weight of body when submerged in liquid। क्या लिखा हुआ है यहां? ये लाइन लिखा हुआ है कि जब मेरा पर्टिकुलर बॉडी लिक्विड में डुबाया जाएगा तो उसके वेट में जो एपरेंट लॉस होगा, बॉयंसी वही है। बोले इतना बड़ा बड़ा क्या लाइन लिख रहे हैं, सुनिए ना। मान लीजिए हवा में किसी बॉडी का वजन निकाले 60 न्यूटन, 6 केजी 60 न्यूटन, 6 केजी 60 न्यूटन, और फिर उसको पानी में डुबा के वजन किए 40 न्यूटन 4 केजी। बताओ तो पानी में डुबा के वजन जब कर रहे हैं 40 न्यूटन दिखा रहा है, तो उस पर बॉयंसी कितना लग रहा है? 40 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इज नथिंग एल्स बट सिंपली एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। ओके, पहले 60 था अभी 40 है, तो लॉस 20 का है, करेक्ट है ना? यस सर। So force of buoyancy will also be equals to weight in air minus weight in liquid। सही जा रहे हैं? बॉडी का वेट एयर में ले लो और फिर लिक्विड में डुबा के बॉडी का वेट मेजर कर लो, जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा उसको भी आप फोर्स ऑफ बॉयंसी के कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या बोलते हो, सही जा रहे हैं? यस सर। अब देखिए इतना सारा फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला सर काम का है? भाई हर एक लाइन काम का है, और फॉर्मूला तो छोड़िए, जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे वो सबसे काम का है। बॉयंसी इज द अपथ्रस्ट। बॉयंसी क्या है? तो बॉडी पे लगने वाला अपथ्रस्ट है। कारण क्या है? तो प्रेशर का डिफरेंस ऊपर और नीचे। जैसे जैसे बॉडी को लिक्विड में आप डुबाते जाइएगा, उसका वॉल्यूम, वो पोर्शन जो लिक्विड के अंदर है, अगर वो बढ़ता गया तो याद रखना फोर्स ऑफ बॉयंसी बढ़ते जाएगा। और जब हमारा पूरा का पूरा बॉडी डूब जाएगा तो याद रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी बिकम्स मैक्सिमम। मतलब अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी, और यहां आप वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड को बताएंगे, इनसाइड लिक्विड, सही है? तो होगा क्या, आपका ये वैल्यू ऐसे यहां से वॉल्यूम, फोर्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा अंदर, फोर्स इज ऑल्सो बिकम्स कांस्टेंट। यहां पे अब ये फोर्स कैसा हो गया भाई? कांस्टेंट हो गया, फोर्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा।
ये आपके लॉजिक के लिए है कि जैसे जैसे वॉल्यूम अंदर बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन एक बार जब वॉल्यूम पूरी तरह से अंदर सबमर्ज्ड हो जाता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, तो याद रखना फोर्स आल्सो बिकम्स कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ buoyancy increases with B of body inside liquid and becomes maximum and constant। कांस्टेंट भी हो जाएगा, मैक्सिमम भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ लॉजिक मतलब डेवलप करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें है ना ध्यान से समझना होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? बोलो जी, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। आगे देखो, एक एग्जांपल है, सोच समझ के अपना आंसर दीजिएगा। इसके नेक तक पानी भरा हुआ है और इसके नीचे एक वेट मेजरिंग मशीन है। वेट मशीन, वेट मशीन, फिर यहां से एक पाइप लगा हुआ है, यहां एक और कंटेनर है, इस कंटेनर के नीचे भी वेट मेजरिंग मशीन है। वेट मशीन। अब देखो यहां पे एक ब्लॉक है, उसको इसके अंदर डुबाया गया, ब्लॉक को इसके अंदर डुबाया गया। अब जो हो रहा होगा वो आप समझिए। जब ब्लॉक उसमें डूबेगा, कंटेनर 1, कंटेनर 2, तो कंटेनर 1 का कुछ लिक्विड कंटेनर 2 में गिरेगा। यस सर, यस सर, यस यस सर। बिफोर ब्लॉक गोज इनसाइड लिक्विड, ब्लॉक अभी लिक्विड के अंदर नहीं गया, उस समय वेट 1 मतलब वेट 1 ये वाला x था, ब्लॉक का वेट हवा में इन एयर y था, ठीक है। 1 ब्लॉक का वेट हवा में कितना था? y था। अब आफ्टर ब्लॉक इंटर इन लिक्विड, जब ब्लॉक लिक्विड में इंटर कर गया, जो मेरा वेट 1 है वो z है और जो ब्लॉक का वेट है वो मान लो p है। तुम जरा सोच के बताओ कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x, y, z एंड p? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x, y, z एंड p? सर z is equal to x minus y। z equals to x minus y। Yes। Sir p is equal to x minus y। z is equal to x minus y, p equal to। एक और चीज इसमें लिखते हैं, वेट ऑफ लिक्विड इन 2 कंटेनर, वेट ऑफ लिक्विड इन सेकेंड कंटेनर, सेकेंड कंटेनर में जो लिक्विड का वेट है उसको भी एक नाम ले लो ना, मान लो s है। अब जरा
जरा गौर से एक एक लाइन को समझने का कोशिश करना। ये S है उस लिक्विड का वेट जिसको बॉडी डिस्प्लेस किया, करेक्ट है? तो क्या ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है? देखिए रिलेशंस लिख रहे हैं अब हम, ये S ही फोर्स ऑफ बॉयंसी है। तो बॉडी का जो पहले वेट था y में से अगर हम फोर्स ऑफ बॉयंसी को माइनस करेंगे तब ना वो नए वेट के बराबर आएगा। ठीक है? अब एक चीज पूछना चाहते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड z? x और z में क्या रिलेशन होगा? सर सेम रहेगा। दोनों बोल रहा है तुम सेम रहेगा, ऐसा क्यों बोल रहा है कि सेम रहेगा? सर क्योंकि जितना ब्लॉक का वेट उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस किया है। जितना ब्लॉक का, अच्छा वो ब्लॉक का वेट नहीं है, ये तो ब्लॉक पे लगने, ब्लॉक का वेट तो P है, ब्लॉक का वेट तो P है ना। सर x माइनस वाई प्लस P। एक मिनट थोड़ा उसको क्लियर करने दो। ब्लॉक का वेट P है, S तो उसके वेट में डिक्रीज है जिसको आप एपरेंट लॉस इन वेट कहते हैं। y माइनस S, S इज लॉस। बताओ जरा सोच के। सर x माइनस वाई प्लस P। x माइनस वाई प्लस P। प्लस P, x माइनस वाई प्लस P, ये रिलेशन है। सर वेट वन ये है z का वैल्यू। सुनिएगा, z इज इक्वल टू x माइनस। सुनिएगा, एक्चुअली एक चीज बताना है। चीज ये बताना है कि यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहने का मतलब अगर लिक्विड ब्लॉक पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाता है ब्लॉक नीचे, तो ब्लॉक उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगाता है। बिना रिएक्शन के कोई एक्शन नहीं होगा। जब हमारा ब्लॉक उस पानी में डूबा तो लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगा रहा है, तो ब्लॉक लिक्विड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, देखिए हम तो ये सोच रहे थे कि आप ये बोलेंगे कि सर कुछ पानी इसमें आ गया, इस पानी का वजन है ब्लॉक वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये S है, ये S लिखा हुआ। तो हम तो ये सोचे कि आप ये बोलेंगे कि सर जो पहला रीडिंग था उसमें से S कम होगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। लिक्विड ठीक है बाहर गया, मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? देखिए लिक्विड ठीक है बाहर गया है, लिक्विड यहां से गिरा है, लेकिन जितना लिक्विड बाहर गया है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि ये लिक्विड उस पर थ्रस्ट लगा रहा है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से उतना ही ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो रीडिंग जो मेरे इस मशीन का ब्लॉक के डूबने के पहले था वो ब्लॉक के डूबने के बाद भी इसका रीडिंग सेम रहेगा। लिक्विड में कमी आया है, लिक्विड में कितना कमी आया है? S लिक्विड दूसरी जगह चला गया, लेकिन लिक्विड में जो कमी आया है वो ब्लॉक पे अपथ्रस्ट है और लिक्विड पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है। तो आप ऐसे समझिए कि जो रीडिंग पहले x का था, आफ्टर ब्लॉक इंटर्स इन लिक्विड वो रीडिंग z जो है वो सेम होगा। अब अगर हम तुमसे पूछें कि वेट ऑफ लिक्विड इनिशियली कितना है, केवल अब लिक्विड, तो भाई इनिशियली x था और बाद में वेट ऑफ लिक्विड फाइनली, केवल लिक्विड बोल रहे हैं, वेट ऑफ ओनली वेट ऑफ लिक्विड, तो ये याद रखना x माइनस s होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बॉयंसी कैसे काम कर रहा है? यस सर। बताओ यस सर। बताओ इस ब्लॉक पे बॉयंसी क्या इस लिक्विड के वेट के बराबर है? ठीक, अच्छा ये ब्लॉक जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है, क्या वो इस लिक्विड के बराबर है? यस
sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। जो हमारे पास लिक्विड के वेट में कमी आया, केवल लिक्विड के वेट में कमी आया, क्या वो इस लिक्विड के बराबर है? Yes, sir. हाँ बराबर है अदिति, Yes, sir. बराबर है ना। लिक्विड के वेट में कमी बोल रहे हैं हम, रीडिंग नहीं बोल रहे। रीडिंग में तो कमी आया ही नहीं, रीडिंग तो बराबर है। समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और चीज ऐड करते हैं, थोड़ा और ऐड करते हैं। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐड करते हैं, बचपन का क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक है लेकिन। Which is heavier? 5 kg iron और 5 kg cotton? Sir, same होगा. Same रहेगा ना sir. सर 5 kg कॉटन। Sir, पानी में भारी हो जाएगा. Sir, मास सेम है तो सर दोनों सेम ही नहीं रहेगा. हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात करें, पानी में भिंगाना उगाना नहीं है, जनरल बात है। Sir, same है. Sir, अरे तुम लोग तो बहुत तेज है। वो बचपन का कहानी हम भी पढ़े हैं, ठीक है। जब तुम सेम बोलता है सब ताली मारता है, इसको तो सब आता है। और जब तुम बोलता है कि कौन भारी है, कोई लोहा बोल देता, बोलता ये तो पागल है, दोनों जगह 5 kg, इसको समझ में नहीं आता, जबकि लोहे भारी होता है। देखो सुनिए सुनिए सुनिए, मान लीजिए यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब रीडिंग वाला मशीन लगा हुआ है, और इससे आप एक 5 kg का आयरन ब्लॉक बांध दिए, आयरन है, और फिर आप बगल में फिर एक वेट मेजरिंग मशीन लिए, और इस बार आप 5 kg कॉटन बांध दिए। ये 5 kg का कॉटन है। दोनों केस में नीचे लगने वाला mg बराबर होगा, यहां भी होगा 50 न्यूटन और यहां भी नीचे होगा 50 न्यूटन। अगर हवा नहीं रहता, तुम अंतरिक्ष में जाके एक्सपेरिमेंट करता, तो बचपन वाला आंसर सही था, दोनों बराबर है। लेकिन हवा खुद एक फ्लूइड है जो बॉयंसी एग्जर्ट करता है। अब बॉयंसी जो एग्जर्ट होगा वो जितना, देखो 5 kg का आयरन छोटा होगा, वो कम एयर डिस्प्लेस करेगा, तो बॉयंसी उसी हिसाब से लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी 1। और 5 kg कॉटन ज्यादा होगा, वो ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा, तो बॉयंसी 2। अब तुम ही सोचो कि जो यहां पे रीडिंग है, मान लो ये रीडिंग है आयरन वाला, हम आई लिख देते हैं, और ये रीडिंग है कॉटन वाला। तुम सोच के बताओ किस पे लगने वाला बॉयंसी ज्यादा है? तो क्या बॉयंसी मेरा कॉटन वाला ज्यादा है आयरन वाले से, तो क्या मेरा वेट कॉटन वाला कम आएगा आयरन वाले से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता चल गया 11 का मतलब? Yes, sir. तो बच्चा वाला बात है ना, थोड़ा सोच सोच के यहाँ आंसर देना, ज्यादा तेज मत बना, ठीक है। तो ये तरीका रियली में तो सर कॉटन भारी होगा ना सर। का है? अच्छा भारी का होगा सर, इसमें बॉयंसी ज्यादा आएगा तो सर उसका रीडिंग ना कम आएगा सर, बट उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है तो सर उसका मींस एक्चुअल जो मास होगा सर वो तो ज्यादा ही होगा ना। अभी देखो ऐसा ऐसा वर्ड बोलेगा ना, एक्चुअल मास, वो तो दोनों जगह 5 kg है। एक्चुअल मास तो दोनों जगह 5 kg। आलोक यस सर। आप समझने का कोशिश कीजिए, आप अगर किसी को उठा के ले जा रहे हैं, चलिए आप 5 kg का आयरन उठा के ले जाइए और आप 5 kg का कॉटन उठा के ले जाइए,
दोनों का नीचे लगने वाला फोर्स 50-50 न्यूटन है, लेकिन एक केस में ऊपर बॉयंसी लग रहा है 2 न्यूटन और एक केस में बॉयंसी लग रहा है मान लो 8 न्यूटन। कॉटन में 8 न्यूटन, आयरन में 2 न्यूटन। तो तुमको मजा आएगा किसको ले जाने में? कॉटन को ना, वहां 42 न्यूटन ही नेट फोर्स है। यस सर। आयरन वाले में तो एक्चुअली 48 न्यूटन है ना। यस सर। तो जिसमें बॉयंसी ज्यादा है वो हल्का फील होगा। ये नहीं समझ रहा? समझ गया सर। अभी घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करना, देखना ऐसा एक्सपेरिमेंट बोलेगा कि डेली आता, हमको तो आता है। पत्थर ले लीजिएगा हाथ में और वजन महसूस कर लीजिएगा, ठीक? और उसको पानी में डुबा दीजिएगा, फिर वजन महसूस कर लीजिएगा। कहां हल्का महसूस होगा आपको? पानी में। सुन के अच्छे से आंसर देना, हड़बड़ाना नहीं। पत्थर का मास दोनों जगह सेम है या डिफरेंट? सेम है। पत्थर का वेट दोनों जगह सेम है या डिफरेंट? सेम है। वेट सेम है। दोनों जगह लगने वाला बॉयंसी सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। क्योंकि जब आप पानी में डुबाइएगा तो पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है तो ज्यादा बॉयंसी लगाएगा। एयर का डेंसिटी कम है तो वो कम बॉयंसी लगाएगा। बॉयंसी दोनों जगह लग रहा है, लेकिन एयर का बॉयंसी थोड़ा कम है और पानी का बॉयंसी थोड़ा ज्यादा है। तो आपको जो नेट एपरेंट वेट जो आप पानी में फील कीजिएगा वो कम होगा और हवा में ज्यादा है। समझे क्या? यस। तो बॉयंसी पता है ना, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट दिए थे उसके पीछे एक बहुत अच्छा कहानी है। यस सर। कैन यू से दैट थोड़ा शॉर्टकट में, जल्दी 2 मिनट? सर वहाँ के राजा बोले थे कि मतलब कि मुकुट बनाने के लिए दिए थे, तो वो और मतलब पूछ रहे थे कि ये मुकुट में कितना प्योर सोना है और कितना डुप्लीकेट है, उसी के लिए। तो सब उसका गांव वाला लोग बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं। मैं तो आर्किमिडीज जब अपना नहाने के लिए बाथटब में गए थे तो अपना पैर ऐसे तो कुछ पानी गिर गया था, तो उसी से उनको आइडिया आया था और वो मुकुट को टब में डुबाए थे। तो फिर उसी से मतलब कैलकुलेट किए थे कि अगर इसमें डेंसिटी प्योर रहेगा तो उतना अमाउंट का पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। वेरी गुड। चलिए इसी पे है ना एक छोटा सा, इस बात को ध्यान में रख के याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग क्राफ्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए पहले आप देख लो डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड का डेंसिटी होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ कॉपर इट इज अबाउट 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कुछ अंतर हो सकता है, ठीक है? एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं रहता है, लेकिन आपको हम काम चलाने भर आपका लिख रहे हैं, ठीक है? अब एक चीज बोला गया, a crown of weight 36 gram in air actually weight 30 gram in water. Then find mass of gold and copper in crown. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको है ना उस क्राउन में कितना गोल्ड है और कितना कॉपर है, आपको इसका मास निकालना है, ठीक है? चलिए समझिएगा, इस बात को समझिए। देखिए हवा में वजन अगर 36 ग्राम है तो आप ऐसा मान सकते हैं, लेट मास ऑफ गोल्ड इज x, तो क्या मास ऑफ कॉपर मेरा 36 माइनस x हो जाएगा? तो जरा गौर करो,
in water apparent loss in weight, क्या लिख सकते हैं? 6 ग्राम। हवा में 36, पानी में 30, तो एपरेंट लॉस इन वेट 6 ग्राम है ना? यस सर। यस सर। हम लोग ये सीखे थे कि फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो एपरेंट लॉस के बराबर होता है। तो आप फोर्स ऑफ बॉयंसी में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और यहां एपरेंट लॉस में आएगा 6 ग्राम। यस सर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी में तुम क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी में तुम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यहां डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब पानी, साथ में जी। अब हम एक ट्रिक यूज किए हैं, जरा ध्यान देना। हम ग्राम को जी नहीं लिख रहे हैं। अगर तुम हड़बड़ी में ग्राम को जी लिखेगा, जी जी काट देगा, हो जाएगा गलती। इधर ग्राम यूनिट है, इधर का जी जी है। आगे सुनिए, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड तुम लिखोगे मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड। यस सर। मास ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और वॉल्यूम ऑफ कॉपर में लिखोगे मास ऑफ कॉपर बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर, साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाटर है लिक्विड, आगे है स्मॉल जी, और लेफ्ट हैंड साइड में जी ग्राम। हमको नहीं लगता कि अब आगे लिखने का जरूरत है। आप सब डाटा को पुट करके अच्छे से प्रॉपर यूनिट में सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। बोलिए सही है? यस सर। तो ये था वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिससे इस पूरे फोर्स ऑफ बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जन्म हुआ। ठीक है, हम डाटा मतलब डाटा तो अब 34-35 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 केजी, अब महाराजा थे तो 4 केजी का भी मुकुट बनवा सकते हैं, वो सब एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट। क्या कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। हाँ ठीक। अब देखिए, आर्किमिडीज तो अपना काम कर दिए, उनका जान बच गया। पता है राजा साहब बोले थे कि बहुत तुम साइंटिस्ट बनता है ना, अगर नहीं बताया ना तो तुम गया। तो आर्किमिडीज का तो जान बच गया, लेकिन जो सोनार, जो गोल्ड स्मिथ इनको बना के दिया था, वो फंस गया। वो तो बोला था कि प्योर सोना दे रहे हैं महाराज, लेकिन यहां निकल गया कॉपर, मान लो 4 ग्राम कॉपर निकल गया, तो अब उसको पकड़ लियो। तो वो भी अपना एक कॉन्सेप्ट लगा, वो जो सोनार थे वो भी अपना कॉन्सेप्ट लगाए। वो बोले नहीं सर, हम कॉपर ऊपर मिक्स नहीं किए हैं। हो सकता है जब ऑर्नामेंट बना रहे हो तो आप तो इसको प्योरली सॉलिड मान के चल रहे हैं ना, लेकिन हो सकता है उसमें कोई खाली जगह रह गया हो। उस खाली जगह के रहने की वजह से आप इस थ्योरी पे वो फिट नहीं बैठ रहा है। खाली जगह रहने की वजह से वो इस थ्योरी पे फिट नहीं बैठ रहा। हम उसमें कॉपर मिक्स नहीं किए हैं, हो सकता है बनाने के दौरान अंदर में कहीं खाली जगह रह गया हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? यस सर। तो फिर आर्किमिडीज के पास पहुंच गया बात कि भाई पता करो कितना खाली जगह रह गया। अगला क्वेश्चन, a crown weight 36 gram in air and 30 gram in water assuming it is made of gold only, find volume of cavity, खाली जगह, volume of cavity inside crown। चलिए मान लीजिए गोल्ड का बना है। अब आप बताइए कि उसके अंदर है ना कितना खाली जगह रह गया, ये मान के चलिए।
देखिए जी, कॉन्सेप्ट फिर से वैसे ही चलेगा, बस जहां वॉल्यूम ऑफ कॉपर लिखते थे वहां वॉल्यूम ऑफ कैविटी लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। देखो, हम आपको पहले सिखा दे, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो क्राउन है वो पूरा सॉलिड है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा क्राउन पूरा सॉलिड है, ऐसा जैसा कि हमारे सामने रखा गया। लेकिन हो सकता है बनाने के समय इसके अंदर एक खाली जगह रह गया हो। बाकी तो सब सॉलिड है, लेकिन वो खाली जगह रहने की वजह से इसका डेंसिटी वैसे फिट नहीं बैठ रहा है थ्योरी के हिसाब से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू एपरेंट लॉस इन वेट, एपरेंट वेट लॉस इन वाटर, गॉड से देखते चलना। फिर हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और यहां पे आप लिखिएगा केवल 6 ग्राम, 6 ग्राम यूनिट ठीक रखना। वॉल्यूम ऑफ बॉडी में तुम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, यही आपको इस बार निकालना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, राइट हैंड साइड में 6 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड में लिख लो मास ऑफ गोल्ड, पूरा मास गोल्ड का है, बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, पीछे से डाटा लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, और यहां 6 ग्राम। अब सब डाटा देखिए आपको फिर से आता है, सब डाटा आता है। मास ऑफ गोल्ड 36 ग्राम, डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.3, जो पिछले स्लाइड में लिखा हुआ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना होता है वाटर का डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ यहां कौन सा काम आएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको पुट कर दिए। जी का वैल्यू बदल लेना, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कौन वाला यूज करेगा, पहला कि दूसरा? दूसरा। ठीक है, तो उस तरह से डाटा पुट करके अपना सॉल्व कीजिएगा। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर आ रहा है, कैसे बॉयंसी पे चल रहा है सब कुछ? यस सर। चलिए ठीक, देख लीजिए दोनों, कहीं डाउट है तो बात कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। कुछ डाउट है इस टॉपिक में तो बोलना, और कुछ आगे ऐड करेंगे। देखिए, जब भी आप, हम लोग अभी थोड़ा डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार तुमको डेंसिटी को लेके बॉयंसी में कंफ्यूज करा दिया जाता है। सो देखना, 2-3 चीज समझना। जब भी आप किसी बॉडी के डेंसिटी का बात करते हैं ना, तो डेंसिटी, वैसे तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहां भी डेंसिटी सब्सटेंस का होता है और डेंसिटी बॉडी का होता है। जब आप डेंसिटी सब्सटेंस का लेते हैं तो ये वैल्यू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फॉर एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी खास सब्सटेंस के लिए ये फिक्स होता है, ठीक है ना। जैसे डेंसिटी अगर हम लोग गोल्ड का लेंगे तो हम तुमको बोल चुके 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो। अगर आप डेंसिटी कॉपर का लेंगे तो अबाउट 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो। आप डेंसिटी अगर वाटर का लेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो। लेकिन डेंसिटी ऑफ बॉडी ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी। ये बॉडी के शेप पे बराबर होता है, मतलब बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर बॉडी प्योर सॉलिड है।
इफ बॉडी इज प्योर सॉलिड then it is equals to density of substance, then it is equals to density of substance, ये substance के density के बराबर है। अगर आप गोल्ड का प्योर सॉलिड ऑर्नामेंट बनाए हैं तो उसका वही डेंसिटी आएगा जो गोल्ड का डेंसिटी है। अब उसमें आप कुछ मिक्स कर दीजिए, कैविटी छोड़ दीजिए तो डेंसिटी वो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ो। एक टर्म है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग शॉर्टकट में आरडी लिखते हैं, या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सुना होगा तुम लोग, बुक पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल में मिलता होगा कहीं कहीं, सही है। आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक, अब ये क्या होता है? तो देखो, जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी या सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का डेंसिटी जो आप देखे हैं 1 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अगर आप टेम्परेचर को बदल दीजिएगा तो उसका भी डेंसिटी बढ़ता घटता है। टेम्परेचर बढ़ने से जनरली डेंसिटी घटता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप किसी बॉडी के डेंसिटी में या सब्सटेंस के डेंसिटी में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दिए हैं, तो वैसे केस में जो हमारे पास रेशियो आता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब आइए रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखिए। सो आप शॉर्टकट में देखिए, रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आज के, अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट या डायमेंशन होगा क्या? रिलेटिव डेंसिटी का, ये रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट या डायमेंशन होगा क्या? यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। वेरी गुड। तुमको दिया जाएगा कि गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी 19.3 है, वो यूनिट नहीं लगाएगा। तो याद रखना कि जब भी आप डेंसिटी किसी बॉडी का निकालना चाहते हैं या सब्सटेंस का, तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करो। रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर SI में लिखना है तो 1000 पर मीटर क्यूब, और अगर CGS में लिखना है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप यूज करेंगे। जैसे सुनिएगा बहुत ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी मर्क्यूरी का 13.6 है। रिलेटिव डेंसिटी मर्क्यूरी का 13.6 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्क्यूरी का 13.6 है। कोई बताओ उसका डेंसिटी कितना है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इस तरीके को यूज करना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तुमको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी पे मिलना है, तो अब हड़बड़ाना नहीं है, बस उसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तुमको CGS चाहिए तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना। तुमको SI चाहिए तो वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब लेना। लिख दे क्या फिर से? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CGS,
और 1000 kg पर मीटर क्यूब SI। अब आपको जैसा जरूरत होगा उसको यूज कीजिएगा। ध्यान से देखिए, कहीं किसी को डाउट है बात कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो, कोई बॉडी है जिसको आप किसी लिक्विड में डाले हैं। अब वो बॉडी उस लिक्विड में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, इस पे थोड़ा चर्चा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड का सरफेस और ये इसके अंदर एक बॉडी। आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि कौन सा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, कौन पूरा वॉल्यूम है। ऐसे करके बात होगी कि कौन सा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, कौन सा वॉल्यूम पूरा बॉडी का वॉल्यूम है। इन सब बातों पे ध्यान रखना। अभी देखो, बॉडी के फ्लोट करने या नहीं करने के पीछे ये दो डायग्राम काम करता है। एक होता है बॉडी का अपना वेट और एक होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, बॉडी फ्लोट करेगा अगर फॉर एनी फ्लोटिंग बॉडी, हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो बॉयंसी है वो उसके mg को बैलेंस करेगा। बॉयंसी जो है वो mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, अब आप मान लो ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, हम इसको पानी के अंदर डुबा रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। वॉल्यूम इनसाइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड mg। और जब आप mg लिखे हैं तो आप लिखे वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी mg, दोनों तरफ g कैंसिल। वॉल्यूम इनसाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी, उल्टा लिख दी, बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थोड़ा केयरफुल रह के मेरी बात को सुनना। क्या ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लेफ्ट वाले को हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। यस सर। और अगर ये वॉल्यूम इनसाइड का बात है और ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी का बात है, तो एक बात तो तय है ना कि अंदर वाला पोर्शन वॉल्यूम के टोटल बॉडी के टोटल वॉल्यूम से कम ही आएगा। यस सर। तो जब भी कभी डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 से कम होगा, जब भी कभी डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 से कम आएगा, याद रखना वो बॉडी फ्लोट करेगा। और जितना ये फ्रैक्शन आएगा उतना ही फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम उसका डूबेगा और फ्लोट करेगा। सर सुन लिया सर, मजा आ गया सुन के। आपको पता है बर्फ का रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी है। अगर नीचे लिक्विड में पानी है तो ये रिलेटिव डेंसिटी है। बर्फ का रिलेटिव डेंसिटी 0.9 होता है, आप सुने हैं? यस सर। बता तो इसका मतलब क्या है? तो 90% पार्ट। हाँ बोलो सयोन, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो सयोन, फिर से बोलो सर। 90% पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है, 10% बाहर। वेरी गुड। अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है, मतलब राइट हैंड साइड में 0.9 है, तो उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर और 10% बाहर रहता है। आप लोग एक गिलास पानी में एक आइस क्यूब डाल के देख लीजिएगा, उसका 10% हिस्सा पानी के बाहर और 90% अंदर रहता है।
अब कोई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाना, तुम लोग लकड़ी का टुकड़ा, और उसको ऐसे पानी पे फेंक देना। तुम देखेगा कि उस लकड़ी का कुछ ही पोर्शन, 30%, 40%, जितना हल्का लकड़ी लेगा उतना कम, उसका कुछ ही पोर्शन पानी के अंदर जाता, वो पानी पर आराम से तैरते रहता है। अगर किसी लकड़ी का, अगर किसी वुडन पीस का रिलेटिव डेंसिटी, पानी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है, तो उसका कितना फ्रैक्शन पानी के अंदर है? 0.6 फ्रैक्शन पानी के अंदर है, 60% हिस्सा पानी के अंदर है, 40% बाहर है। क्या यहां किसी को डाउट ये सब समझने में? नो सर। नहीं। नो सर। अब आइए हम लोग कुछ ऐसा चर्चा करते हैं, ये तो बॉडी फ्लोट करेगा, अब हम लोग कुछ ऐसा चर्चा करते हैं जिसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ा है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर आप लेंगे जिसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ा होगा, तो बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखो, अब जरा देखो, ये पानी था, उसमें तुम इस बॉडी को डाल दिया, ये बॉडी डूब रहा है, तो डूब रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसा ना बनेगा, mg है, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। बोलो समझा? फोर्स ऑफ बॉयंसी इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो डूब रहा है, एक्सेलरेशन नीचे आएगा। तो अगर कोई बोल दे कि भाई एक्सेलरेशन निकालो, तो तुम करोगे ना ऐसे, mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी डिवाइडेड बाय मास। क्या आप में से किसी को यहां तक समझने में दिक्कत? नो सर। देखो क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ कॉक, ये है हम लोगों का 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक थ्रेड से बंधा है, पानी में डूबा हुआ है, वाटर है। बताओ जरा सोच के, अगर इस कॉक का मास है सपोज 4 kg, तो थ्रेड में टेंशन होगा या थ्रेड लूज हो जाएगा? होगा क्या? थ्रेड में टेंशन होगा या थ्रेड लूज हो जाएगा? क्या होगा? टेंशन होगा। तुमसे बोला गया फाइंड टेंशन इन थ्रेड, कैसे निकालोगे थ्रेड का टेंशन? फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर। इतना इजी मत समझिए, ठीक है? फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हम तुमको ले गए हैं लॉज ऑफ मोशन में, अब हम तुमको एक फोर्स पढ़ा दिए, तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा। तुम हर जगह का कॉन्सेप्ट समझो। तुमको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएगा तो क्या किया गया, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा दिया गया, लेकिन मिला दिया गया लॉज ऑफ मोशन में। तुम आज क्या किया है, तुम एक नया फोर्स सीख लिया है, नाम है फोर्स ऑफ बॉयंसी, लेकिन ये सब हम लोग जो कर रहे हैं वो सब लॉज ऑफ मोशन है। इज दिस क्लियर? बॉयंसी ऊपर, थ्रेड का टेंशन नीचे, mg नीचे। अब ये रुका हुआ है तो तुम लिखोगे ना टेंशन प्लस mg इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बॉयंसी माइनस mg। सॉल्व कर देना आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलो यस सर। अगला देखो, अगला देखो, डेंसिटी ऑफ स्टोन। कोई एक स्टोन है, उसका डेंसिटी है 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और उसका मास है 4 kg। आप उसको पानी में डुबा के रखें और ये जो स्टोन है उसके नीचे में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। बताओ ये स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट है या कंप्रेस्ड है? कंप्रेस्ड है। वेरी गुड। तुमसे बोला गया फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कॉन्सेप्ट फिर से वही, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर, कंप्रेशन है तो kx ऊपर लगेगा ना और mg नीचे। तो तुम बोलोगे कि सर इस बार mg जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी और प्लस kx के बराबर है। फिर सॉल्व कीजिए। अच्छा, यहां पे अगर स्ट्रिंग के जगह पे स्प्रिंग रहता तो कंप्रेस्ड होता कि इलोंगेट? इलोंगेट होता है। तो ये चीजें हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट में सीखना था। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बात कर लीजिए। एक से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन बस तुमको करना क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना और बाकी लॉज ऑफ मोशन लगा दीजिए, सब सॉल्व होगा। लॉज ऑफ मोशन लगा दीजिए, सब सॉल्व होगा। हाँ जी, यहीं तक आज करेंगे हम। शुरुआत से स्लाइड यहां तक रिपीट कर देते हैं, आप लोग सबका स्क्रीनशॉट ले लें।